दोस्तों, क्या हो अगर दुनिया पर ऐसे दुश्मनों का कब्जा हो जाए जिन्हें आप न देख सकें और न ही किसी गोली से मार सकें। आज हम एक ऐसी ही फिल्म की कहानी जानेंगे जहां इंसान अपनी जान बचाने के लिए 8000 फीट की ऊंचाई पर रहने को मजबूर हैं। जमीन पर कदम रखते ही मौत निश्चित है, क्योंकि नीचे घूम रहे हैं रीपर्स, एक ऐसा रहस्यमयी खतरा जो इंसानी सांसों की आहट भी सुन लेता है। लेकिन क्या होगा जब एक मजबूर बाप को अपने बेटे के इलाज के लिए उसी मौत के मुंह में उतरना पड़े। आज हम बात करेंगे फिल्म एलिवेशन की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अब 3 साल आगे बढ़ जाती है, जहां हम रॉकी माउंटेन, कोलोराडो नाम की एक जगह देखते हैं। ये जगह समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर बसी हुई है। यहां हंटर नाम का एक छोटा बच्चा रहता है। वो अक्सर दूर दूसरे टाउन की तरफ देखता रहता है। गलती से वो नीचे की ओर चला जाता है जहां खतरा मंडरा रहा होता है, लेकिन वो बच्चा तुरंत भागकर उस सफेद लाइन के पार वापस आ जाता है। यह सफेद लाइन उस एरिया को दर्शाती है जहां रिपर्स नहीं आ सकते, क्योंकि वहां की ऊंचाई 8000 फीट से ज्यादा होती है। इसके बाद हमें लॉस्ट रिफ्यूजी नाम का एक टाउन देखने को मिलता है। यह टाउन लगभग 8400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हंटर इसी टाउन में अपने पिता विल के साथ रहता है। रिपर्स ने लगभग पूरी दुनिया की आबादी को खत्म कर दिया था, इसीलिए जितने भी लोग बचे वो सब इसी ऊंचाई पर रह रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि हंटर अपने पिता से मिलता है और विल उसे डांटता है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि हंटर ने क्या किया था। हंटर का असल में इरादा ये था कि वो दूसरे लोगों को दिखाना चाहता था, लेकिन विल उसे समझाता है कि ऐसा करना बेहद खतरनाक है, खासकर तब जब हंटर के लंग्स पहले से ही बहुत कमजोर हों। में ऊंचाई पर रहने के कारण वहां ऑक्सीजन की हमेशा कमी होती है और हंटर को रोज रात में ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर वो गलती से भी नीचे गया और भागते हुए उसकी सांस फूल गई तो उसकी जान भी जा सकती है। यहीं पर हमें यह भी पता चलता है कि हंटर की मां तारा की मौत भी इन्हीं रिपर्स के हमले में हुई थी, और विल अब अपने बेटे को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता है। इसके बाद हमें केटी नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो विल की पत्नी की करीबी दोस्त हुआ करती थी। अब कहानी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि केटी और विल शिकार के लिए निकलते हैं। इसी दौरान केटी उससे सुबह की घटना के बारे में पूछती है। विल उसे बताता है कि आज हंटर नीचे चला गया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो बाकी लोगों को ढूंढ सके। ये सुनकर केटी विल को समझाती है कि हंटर इस टाउन का इकलौता बच्चा है, इसलिए वो खुद को एक अकेली और बंद जैसी दुनिया में महसूस करता होगा। इस पर विल जवाब देता है कि कम से कम यहां पर सुरक्षित तो है ना। अगर वो बार बार नीचे गया तो एक दिन वो दूसरों को ढूंढते ढूंढते खुद ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो दोनों घर की ओर लौटने लगते हैं। इसी दौरान हमें नीना नाम की एक महिला नजर आती है जो एक मेटल की शीट पर गन से फायरिंग प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन गोलियों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो मेटल नहीं बल्कि रिपर्स की खाल होती है। जैसा कि पहले बताया गया था, उनकी स्किन बहुत मजबूत होती है, इतनी कि वो किसी भी मेटल से ज्यादा ताकतवर है। नीना कोई आम औरत नहीं है, बल्कि एक साइंटिस्ट और टीचर है। वो तारा की बेहद करीबी दोस्त थी और दोनों मिलकर इन क्रिएचर्स की कमजोरी खोजने की कोशिश करती थी। उसी रिसर्च के दौरान तारा मारी गई थी, वहीं विल अपनी पत्नी की मौत से अभी तक उभर नहीं पाया था। उसके सपनों में आज भी तारा की दर्दनाक यादें आती रहती हैं। एक और सीन में हंटर की सांसें अचानक तेज हो जाती हैं और विल उसे तुरंत ऑक्सीजन फिल्टर लगा देता है, लेकिन परेशानी यहां पर यह थी कि उसके पास अब फिल्टर्स भी खत्म होने वाले थे। बिना इन फिल्टर के हंटर की जान बचाना मुश्किल था, इसलिए विल को नीचे खतरे वाले इलाके में जाना ही पड़ेगा जहां रिपर्स मौजूद हैं। अगले दिन हंटर का जन्मदिन होता है और विल टाउन की आखिरी बची हुई चीज खरीदकर अपने बेटे को तोहफा देता है। इसी दौरान हंटर को बता देता है कि वो उसके लिए नया ऑक्सीजन फिल्टर लेने के लिए नीचे जाएगा। ये सुनकर हंटर मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो अपने पिता को खो दे, लेकिन विल उसे भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके बाद विल मदद लेने नीना के पास जाता है, क्योंकि वही एकमात्र इंसान थी जो पहले भी नीचे जा चुकी थी और जिंदा लौट आई थी। उसे एक जगह जाना था जिसे वोल्टेज कहा जाता है, जहां उसको ऑक्सीजन फिल्टर मिलने की उम्मीद थी। नीना शुरू में मना कर देती है। वो कहती है कि ये मिशन खुद को मौत के हवाले करने जैसा होगा, लेकिन विल उसे समझाता है कि सिर्फ उसकी बेटी के लिए नहीं बल्कि तारा की याद में भी ये जरूरी है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि शायद उसकी पुरानी लैब अभी भी वहीं पर है, जहां से रिपर्स की कमजोरी का कोई सुराग मिल सकता है। विल वो कहता है कि मैं कल सुबह 8 बजे निकल जाऊंगा और अगर तुम आना चाहती हो तो आ सकती हो। नीना शुरू में मना कर देती है, लेकिन तारा की यादें उसे बेचैन कर देती हैं और वो आखिरकार तैयार हो जाती है। अगली सुबह नीना और विल हथियारों के साथ तैयार हो जाते हैं, तभी केटी भी वहां आ जाती है। वो कहती है कि वो भी उनके साथ चलना चाहती है ताकि तारा की मौत का बदला ले सके। विल उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसकी जरूरत टाउन में है, लेकिन केटी की जिद के आगे उसको झुकना पड़ता है। हालांकि नीना उसको साफ साफ चेतावनी देती है कि नीचे जाना इतना खतरनाक हो सकता है,
लेकिन केटी, जो नीना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उसकी बातों को अनदेखा कर देती है। विल जाने से पहले अपने बेटे हंटर से मिलता है। वो उससे वादा करता है कि वो जरूर लौट कर आएगा। उसके बाद ये तीनों मिलिट्री व्हीकल ढूंढते हैं जिससे वे कुछ हथियार और जरूरी सामान इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन तभी केटी और मीना के बीच बहस छिड़ जाती है। दोनों के बीच के माहौल को विल रोकता है और टीम को आगे बढ़ाता है। रास्ते में उन्हें कुछ जिंदा घोड़े मिलते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि रीपर सिर्फ इंसानों पर हमला करते हैं, जानवरों पर नहीं। अब आगे बढ़ते हुए विल, मीना और केटी अल्टा विस्टा स्की एरिया पहुंचते हैं, जो करीब 7620 फीट ऊंचाई पर था, जिसे पार करने की वे तैयारी करते हैं। लेकिन तभी मीना सतर्क हो जाती है, क्योंकि उसे अपने हाथ में पकड़े डिवाइस से पता चलता है कि आसपास कोई रीपर मौजूद है। ये डिवाइस रीपर की नब्ज को पकड़ सकता था और अब वो एक्टिव हो चुका था, यानी खतरा बहुत पास था। विल तुरंत ही स्की लिफ्ट को चालू करने में लग जाता है। तब तक मीना और केटी रीपर को रोकने की कोशिश करती हैं। वे उसे गोली से रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन जैसा पहले देखा गया था कि उन पर किसी भी हथियार का कोई खास असर नहीं होता। केटी एक ग्रेनेड लॉन्चर तक इस्तेमाल करती है, लेकिन रीपर को कोई चोट तक नहीं पहुंचती, जिससे साफ हो जाता है कि उसकी खाल वाकई में बहुत मजबूत है। तभी लिफ्ट चालू हो जाती है और मीना सबसे पहले उस पर चढ़ जाती है, मगर केटी थोड़ी पीछे रह जाती है। अब जैसे तैसे वो भी चढ़ जाती है, लेकिन रीपर पूरी लिफ्ट को ही तोड़ देता है, जिससे तीनों नीचे गिर जाते हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय भागने के। वे तेजी से दौड़ लगाते हैं और किसी तरह 800 फीट की सुरक्षित सीमा को पार कर लेते हैं। यहां रीपर नहीं आ सकता। रात में तीनों एक रिजॉर्ट में रुकते हैं और कुछ देर आराम करते हैं। वहां वे आपस में बातें करते हैं और ड्रिंक्स भी लेते हैं, जहां मीना बताती है कि रीपर्स न तो कुछ खाते हैं और न ही पीते हैं, वे बस इंसानों को मारने के लिए बने हैं, जैसे कि शिकार का मजा लेने के लिए। इस पर विल कहता है कि शायद ये सब भगवान का कोई फैसला है, इंसानियत को अपने पापों की सजा मिल रही है। रात में अभी वे सो जाते हैं, लेकिन विल को नींद नहीं आती। उसे अपनी पत्नी तारा की याद आ रही थी। वो याद करता है कि तारा को उसने इस काम को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं थी। रिसर्च को पूरा करना उसका सपना था, जिसकी वजह से आखिरकार वो मारी गई। अगले दिन वे फिर से यात्रा शुरू करते हैं। विल उन्हें एक टनल के पास लेकर जाता है। वो बताता है कि यहाँ एक शॉर्टकट है, इसे पार करके वे फिर से 800 फीट ऊंचाई पर चले जाएंगे। लेकिन मीना इस बात को लेकर समस्या में है, क्योंकि अगर टनल सीधा न होकर नीचे की ओर गया तो वे खतरे में पड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी चिंता ये थी कि रीपर्स अंधेरे में देख सकते हैं और वे इंसानों के सांस से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को भी ट्रैक कर लेते हैं, यानी हर तरह से वे उनसे ताकतवर थे। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे रिस्क लेकर टनल में घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे अंदर बढ़ते हैं, उन्हें रास्ता बंद मिलता है, जिससे विल निराश हो जाता है। हालांकि उसके पास एक और रास्ता था, जो लंबा जरूर था, लेकिन वही एकमात्र विकल्प है। मीना और केटी अपनी चिंता जताती हैं, लेकिन विल साफ कर देता है कि चाहे जो हो, वो अपने बेटे के लिए ऑक्सीजन फिल्टर लेकर ही लौटेगा। वो कहता है कि अगर वे दोनों चाहें तो वापस जा सकती हैं, लेकिन वो नहीं रुकेगा। मीना का डीप ट्रैकर भी अब काम करना बंद कर चुका था। इससे खतरा और बढ़ गया था, क्योंकि अब इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रीपर्स कहां से हमला कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए उन्हें नीचे की ओर उतरना पड़ता है। जैसे ही वे अंधेरे में आगे बढ़ते हैं, उन्हें टनल के अंदर कोई अजीब आवाज सुनाई देने लगती है। अब जैसे ही वे टनल में बढ़ते हैं, वहां एक रीपर मौजूद होता है, जो उनको देख लेता है और तुरंत उनके पीछे लग जाता है। उसे देखकर तीनों डर जाते हैं और जल्दी जल्दी कहीं छिप जाते हैं। मीना सभी को सांस रोकने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो जीव इंसानों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को महसूस कर सकता है। इसलिए वे अब सभी सांस रोककर चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी वो रीपर अपने एक डेंटल घड़े में डाल देता है, जैसे वो अंदर कुछ तलाश कर रहा हो। लेकिन जब कोई हरकत नहीं होती तो वो समझ नहीं पाता और उलझन में पड़ जाता है। इसी बीच विल एक फ्लेयर जलाकर दूसरी दिशा में फेंक देता है, जिससे रीपर का ध्यान भटक जाता है और मौका पाकर वे लोग वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मगर भागते हुए केटी गलत दिशा में निकल जाती है और रीपर उसको पकड़ लेता है। उसे अपनी पकड़ में लेते ही रीपर उसको खींचकर अंधेरे में ले जाता है। ये देखकर मीना और विल दोनों बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वे दोनों कुछ कर भी नहीं सकते थे। रीपर फिर से लौट आता है, इसलिए मीना और विल जल्दी से एक सीढ़ी के ऊपर चढ़कर बाहर निकल जाते हैं। दुख के बावजूद दोनों आगे बढ़ते रहते हैं और एक सुनसान घर में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें कुछ खाने को मिलता है। अब अपनी भूख मिटाने और शांत होने के बाद बातों ही बातों में विल मीना से उसकी लैब के बारे में पूछता है। मीना बताती है कि वो एक खास मटेरियल फेरिकल्स है, जो मैग्नीशियम का क्यूबिक फॉर्मूला है। वो समझ जाते हैं कि रीपर बिजली से चार्ज होता है।
और अगर वोल्टेज को फेरिकल से काट दिया जाए तो गोली उनके अंदर जाकर तेज ब्लास्ट पैदा कर सकती है, जिससे रीपर को अंदर से खत्म किया जा सकता है। अगले दिन वे एक गाड़ी में लेकर अस्पताल की ओर निकल जाते हैं ताकि ऑक्सीजन फिल्टर्स ला सकें। तेज रफ्तार में चलाते हुए अस्पताल पहुंचते हैं और तुरंत फिल्टर ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी एक रीपर वहां पर आ जाता है और उनका पीछा शुरू कर देता है। वो विल को पकड़ लेता है, लेकिन मीना उसको छुड़ा लेती है। भागते हुए वे एक जगह रुकते हैं जहां पर कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े थे। अब जैसे ही रीपर पास आता है, विल सिलेंडर पर गोली मारता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। धमाके के कारण रीपर अस्पताल से बाहर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। अब जब विल को फिल्टर मिल जाते हैं तो वो घर लौटने की सोचता है, लेकिन मीना उसको रोकती है और कहती है कि सिर्फ भागते रहने से काम नहीं चलेगा। उन्हें रीपर को खत्म करने का तरीका निकालना होगा और इसके लिए उन्हें लैब तक जाना ही होगा। पहले तो विल हिचकिचाता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। वे लैब की ओर बढ़ जाते हैं। उनके निकलते ही वो घायल रीपर फिर से उठ खड़ा होता है, जिससे साफ होता है कि धमाके का उस पर कोई खास असर नहीं हुआ था। लैब में पहुंचकर मीना पहली बार उसको बताती है कि उसका परिवार भी कभी हुआ करता था। एक दिन उसका परिवार अपोकैलिप्टो गेम देखने के लिए गया था और उसी दिन सब कुछ खत्म हो गया। मीना बताती है कि उस दिन उसने जाने से इनकार कर दिया था और आज तक उसे इस बात का पछतावा है कि वो आखिरी बार अपने परिवार को देख तक नहीं पाई थी। मीना बुलेट टेस्ट करती है, लेकिन वो काम नहीं करती, जिसके बाद मीना कहती है कि वो उसे छोड़कर हंटर के पास चला जाए और अपने बेटे को बचाए। वो कहती है कि अगर बुलेट बन गई तो वो खुद उसके पीछे आ जाएगी, और अगर नहीं बनी तो वो खुद ही समझ जाएगा कि क्या हुआ है। विल भारी मन से वहां से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी पंक्चर होकर पलट जाती है। तभी कुछ रीपर्स उसके ऊपर हमला करने आते हैं। विल भागने की कोशिश करता है, लेकिन आगे 2 रीपर वहीं पर रास्ता रोक लेते हैं। वो पूरी तरह से फंस चुका था, लेकिन तभी अचानक एक रीपर जोरदार धमाके में उड़ जाता है। ये धमाका मीना ने किया था, यानी मीना ने आखिरकार वो बुलेट तैयार कर ली थी जो रीपर को मार सकती थी। इसके बाद मीना बाकी दोनों रीपर्स को भी मार देती है। अब जैसे ही वे बुलेट का टेस्ट करना शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि वे खतरनाक क्रिएचर ब्लास्ट होकर खत्म हो जाते हैं। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो अब सामने आती है, जब पता चलता है कि वे कोई जीव नहीं थे, बल्कि मशीनें थीं। पूरी तरह से इंसानों को मारने के लिए बनाई गई ये मशीनें न तो खाती थीं न ही पीती थीं, सिर्फ इंसानों को ट्रैक करती थीं और उनका खात्मा करती थीं। मीना ये सारी बातें विल को समझाती है, और जब विल उससे पूछता है कि आखिर इन मशीनों को बनाया किसने था, तो मीना आसमान की तरफ इशारा करती है, यानी ये सब कुछ एलियंस का काम था। मीना समझाती है कि जैसे इंसान किसी नई जगह पर जाते हैं तो पहले उसे साफ करते हैं, ठीक उसी तरह एलियंस भी इस जगह को साफ कर रहे थे। एलियंस इंसानों को हटाने के लिए आए थे ताकि पृथ्वी पर अपनी बस्ती बसा सकें। उसके लिए उन्होंने रीपर जैसी मशीनें भेजी थीं। इसलिए वे गोलियों या धमाके से आसानी से नहीं मरते थे, क्योंकि ये मशीनें इंसानों को खत्म करने के लिए एडवांस तकनीक से बनाई गई थीं। खैर, अब मीना और विल अपने टाउन लौटते हैं। विल अपने बेटे से मिलता है और दोनों केटी को याद करते हैं। इसके बाद वे दूसरे टाउन में लोगों से संपर्क करते हैं और उनको भी इन वोल्टेज के बारे में बताते हैं, ताकि बाकी लोग भी रीपर्स का सामना कर सकें। मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि विल और बाकी लोग रीपर्स को खत्म करने के लिए 800 फीट नीचे जाते हैं, जहां पर वे बहुत सारे रीपर्स को मारते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सिनेमा स्नैप स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि ऐसी मजेदार फिल्में आपको क्या पसंद हैं। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगली फिल्म के अंदर।